नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 2019 EDBE एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स का पेपर कर रहे हैं। आपके एग्जाम का कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 2019 का हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस एथिक्स का पेपर कर रहे हैं। आइए एक एक करके, भाई ग्रुप ए में 20 आपका MCQ रहता था पुराने ज़माने में, समझ रहे हैं? तो 20 MCQ ग्रुप ए में रहता था, उसको हम लोग फटाफट डिस्कस करते हैं। अच्छे से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है भाई, Which of the following is considered as a scope of business ethics? इसमें से किसको हम बिजनेस एथिक्स के स्कोप में कंसीडर कर सकते हैं? पहला है एथिक्स इन कंप्लायंस, एथिक्स इन फाइनेंस, एथिक्स इन मार्केटिंग, ऑल ऑफ दीज। भाई बिजनेस एथिक्स का ये तीनों का तीनों स्कोप में आता है। एथिक्स इन कंप्लायंस, एथिक्स इन फाइनेंस, एथिक्स इन मार्केटिंग। नंबर 2, द बिजनेस एथिक्स आखिरकार है क्या? देखिए, एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, एथिक्स ऑफ बिहेवियर भी नहीं है, एथिक्स ऑफ बिलीफ भी नहीं है। ऑप्शन करेक्ट है सी, एथिक्स ऑफ वैल्यूज। बिजनेस एथिक्स जो होता है वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देता है। वैल्यूज क्या मतलब हुआ कि कोई अगर आपके पास गुड्स लेने आता है तो सही बिहेवियर के साथ सही क्वालिटी का उसे गुड्स दीजिए एट अ रीजनेबल प्राइस। इसे हम कहते हैं एथिक्स ऑफ वैल्यूज। चलिए 3 नंबर, द कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल बॉटम लाइन रिलेट टू इवैल्यूएशन ऑफ। ट्रिपल बॉटम लाइन किससे संबंधित है? किस कंसेप्ट का इवैल्यूएशन से संबंधित है? मूल्यांकन से संबंधित है। ट्रिपल बॉटम लाइन कंपनी का भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कंपनी का एक सामाजिक जिम्मेवारी होता है, जो कंपनी को सक्सेसफुली चलने के लिए उस सामाजिक जिम्मेवारी को फॉलो करना जरूरी है। 4 नंबर, पर्सनल लॉयल्टीज, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज आर डैश ऑफ बिजनेस एथिक्स। पर्सनल लॉयल्टी, पर्सनली भाई लॉयल रहिए किसी के प्रति। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्थिक जिम्मेवारी के साथ काम करिए। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करिए। ये दीज आर द डैश ऑफ बिजनेस एथिक्स। ये बिजनेस एथिक्स का क्या होता है? तो ये बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर इज प्रिंसिपल्स होगा आपका सी नंबर। 5 नंबर, द इंग्लिश वर्ड एंटरप्रेन्योर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। ये एंटरप्रेन्योर कौन सा ये वर्ड से आया था? मैं पहले ही क्लास में बताया था भाई कि ये एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से आया है, फ्रेंच वर्ड। चलिए 6 नंबर में आते हैं। 6 नंबर छोटा छोटा करके है, थोड़ा देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसमें से कौन सा जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कंसेप्ट नहीं है? तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि भाई रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता क्या है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब होता है संसाधन को आइडेंटिफिकेशन करना, उसमें न्यू रिसोर्सेस और क्या हो सकते हैं, और इस रिसोर्स का रिसोर्स प्रोवाइडर कौन है इसका पहचान करना। तो पहला रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तहत आता ही है। सीकिंग ऑफ आउट न्यू रिसोर्सेस आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स प्रोवाइडर आता है। करेक्ट आंसर होगा डिस्पोजल ऑफ वेस्टेड रिसोर्स, सी नंबर। 7 नंबर, बाई विच कैपिटल अ न्यू एंटरप्रेन्योर कैनॉट कलेक्ट सीड कैपिटल। बोला जा रहा है नया एंटरप्रेन्योर, नया उद्यमी व्यक्ति कौन सा सोर्सेज से सीड कैपिटल को नहीं जुगाड़ कर सकता है? सीड कैपिटल का मतलब होता है शुरुआती दौर में बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे हम सीड कैपिटल कहते हैं। तो देखिए, सीड कैपिटल इक्विटी कैपिटल वाला लोग तो देगा ही नहीं, एंजल इन्वेस्टर नहीं देगा, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन भी नहीं मिलेगा। सीड कैपिटल देता कौन है? या तो खुद का पैसा लगाइए या तो वेंचर कैपिटलिस्ट देता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो पूंजी लगाता है ये रिस्की कैपिटल को लगाता है। तो करेक्ट आंसर इज वेंचर कैपिटलिस्ट, बी नंबर होगा। 8 नंबर, एज पर MSMED एक्ट 2006 इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ मोर ₹25 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹5 करोड़ इज नोन एज। बोला जा रहा है MSMED एक्ट के तहत इन्वेस्टमेंट हुआ प्लांट एंड मशीनरी पे। इन्वेस्टमेंट हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पे 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। इसे हम क्या कहेंगे? आपको बता दें, MSMED एक्ट के तहत काम को 2 सेक्टर में बांटा गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, और सर्विस सेक्टर के अंदर भी 3 है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और अप टू 25 लाख तक आपका पूंजी है तो आप माइक्रो में आएंगे। 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल में आइएगा, और 5 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ से कम है तो आप मीडियम में आइएगा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो। सर्विस सेक्टर का भी 3 कैटेगरी है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। अप टू 10 लाख माइक्रो में आएगा,
10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ से कम ये आपका स्मॉल में आता है। 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम ये मीडियम में आएगा सर्विस सेक्टर का। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का बात पूछा है, यहाँ बोला 5 करोड़ से ज़्यादा और सॉरी माफ़ करिएगा 25 लाख से ज़्यादा और 5 करोड़ से कम। करेक्ट आंसर इज स्मॉल एंटरप्राइज। चलिए 9 नंबर में आते हैं। डैश इज अ कोऑपरेटिव एटीट्यूड ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर ऑन सेम बेसिस। कौन सा ऐसा इसमें से चीज़ है जो नंबर ऑफ पीपल का कोऑपरेटिव एटीट्यूड को रिलेट करता है? कोऑपरेटिव एटीट्यूड माने एक दूसरे से हम कोऑपरेट करके समाज में चलेंगे। तो करेक्ट आंसर इज मोरल। मोरल माने समाज होता है, मोरल माने समाज होता है। 10 नंबर। इन एथिकल डिलेमा द टफेस्ट चॉइस आर राइट वर्सेस। एथिकल डिलेमा में टफेस्ट चॉइस सही का वर्सेस क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। एथिकल डिलेमा का मतलब पहले मतलब समझ लीजिए। एथिकल डिलेमा का मतलब हम कोई काम सही से कर रहे हैं, अपने तरीक़ा से सही कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को प्रॉब्लम लग रहा, सामने वाले को दिक्कत लग रहा है, ऐसे काम को हम एथिकल डिलेमा कहते हैं। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल अगर लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अग्निपथ योजना लाया था। अग्निपथ योजना लाया था जो देश के अगर दृष्टि से देखिए तो देश के लिए अच्छा है, देश के दृष्टि से देखिएगा तो देश के लिए अच्छा है। तो ये भाई सरकार जो है अभी फ़िलहाल सरकार है, ये सरकार ने तो काम बढ़िया किया अपने तरफ से, लेकिन लोगों को, हमारे जो युवा साथी है उन्हें ख़राब लग गया, वो विरोध करने लगे, आगजनी करने लगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ ठीक नहीं लगा। तो इसी को हम कहते हैं एथिकल डिलेमा। तो एथिकल डिलेमा का मतलब होता है ये टफेस्ट चॉइस होता है कि हम जो चीज़ को सही कर रहे हैं सामने वाला भी सही कहे, ये टफेस्ट चॉइस होता है। राइट वर्सेस राइट। हम अपने तरीक़े से सही काम कर रहे हैं लेकिन सामने वालों को गलत लग सकता है, तो राइट वर्सेस राइट। करेक्ट आंसर होगा राइट। 11 नंबर। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज एक्सेप्टेड एज वर्क प्लेस एथिक्स। इसमें से किसको हम एज अ वर्क प्लेस एथिक्स एक्सेप्ट करेंगे? ट्रस्ट वर्दीनेस, इंटीग्रिटी, फेयरनेस। देखिए भाई, ट्रस्ट वर्दीनेस तो होना चाहिए, इंटीग्रिटी माने ईमानदारी तो होना ही चाहिए, फेयरनेस माने सब कुछ ठीक होना चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सब वर्क प्लेस एथिक्स में होना ही चाहिए। चलिए, वर्क प्लेस एथिक्स माने जहाँ पे काम चल रहा है, जिस जगह काम चल रहा है वहाँ से कौन सा एथिक्स होना चाहिए, मैंने क्या सही और क्या गलत वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ काम चल रहा है उसे कहते हैं वर्क प्लेस एथिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर। डैश इज अ प्रोसेस बाय विच द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सारे लोग, जितने पृथ्वी के लोग हैं, सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी में आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं भाई? ग्लोबलाइजेशन। चलिए, ग्लोबलाइजेशन माने वैश्वीकरण। करेक्ट आंसर ग्लोबलाइजेशन। फ्रॉम द अवेलेबल इंफॉर्मेशन द ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस इन द वर्ल्ड इज। भाई ओल्डेस्ट फैमिली बिजनेस का मतलब होता है जहाँ जो बिजनेस फैमिली के द्वारा चलाया जाता है, जैसे टाटा भी फैमिली बिजनेस में आता है, समझ पा रहे हैं? तो पुराना कौन सा है भाई? पुराना है कंगो गमी। करेक्ट आंसर डी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आइए। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच रीजन ऑफ कन्फ्लिक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन सा कारण से भाई कन्फ्लिक्ट होता है? कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन दो लोगों में जब आपसे मतभेद होगा, आपसी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ेगा, उसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। हम कुछ और कह रहे हो, कुछ और कह रहा है, हम कुछ और चीज़ पे एग्री हो, किसी और चीज़ पे एग्री है, इसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो कन्फ्लिक्ट कहाँ होता है भाई? आइए देखते हैं। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली मेम्बर में किसका क्या रोल्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या काम है, किसका क्या जिम्मेवारी, इसको लेके कन्फ्लिक्ट रहता है। मालिकाना हक को लेके कन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि लोग कहते हैं हम मालिक है तो हम मालिक है। ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को लेकर के कन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। करेक्ट आंसर इज होगा ऑल ऑफ दीज, मैंने सारे चीज़ कन्फ्लिक्ट का जड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में आइए। Among the following which is not considered, among the following which is not considered as government stimulation, देख पा रहे हैं? Among the following which is not considered as government stimulation of entrepreneurship, इसमें से कौन सा भाई गवर्नमेंट एज स्टिमुलेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के तहत हम कंसिडर नहीं करेंगे? अपॉर्चुनिटी टू फ्लोरिश फुल पोटेंशियल, 15 नंबर। 16 नंबर में आइएगा।
अपॉर्चुनिटी फुल पोटेंशियल। भाई गवर्नमेंट आपको सब कुछ देगा, लेकिन ये नहीं देगा कि आप पूरा पूरा अपना क्षमता को फ्लॉरिश कर लीजिए, ये गवर्नमेंट के तहत कंसीडर नहीं होगा। 16 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग अल्टरनेटिव सेलेक्ट सच पर्सन हु इज कंसिडर्ड एंजल इन्वेस्टर। इसमें से कौन से लोग एंजल इन्वेस्टर के तहत आएंगे? कौन सा व्यक्ति? राकेश झुनझुनवाला भाई, शेयर मार्केट का टॉपर व्यक्ति इंडिया का। शरद शर्मा, सुनील कलरा, ऑल ऑफ देम, सभी लोग भाई एंजल इन्वेस्टर के तहत आएंगे। 17 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज अ टाइप ऑफ लेआउट विथ रेस्पेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप। बोला जा रहा है कि कौन सा इसमें से टाइप ऑफ लेआउट, लेआउट का मतलब होता है जहाँ पे काम चल रहा है, जैसे फैक्ट्री का एक लेआउट होना चाहिए कि कहाँ पे मशीन होगा, कहाँ पे मटेरियल होगा, कहाँ पे लेबर रखाएगा, किस तरीक़ा से काम होगा। माने आपका प्रोसेस को हम लेआउट कहते हैं, जिस जगह से हम, जिस तरीक़ा से हम लोग जगह को सजाते हैं। तो यहाँ है कि कौन सा इसमें से लेआउट के तहत रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो प्रोग्राम लेआउट के तहत भाई रिकॉग्नाइज नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट लेआउट हो सकता है, प्रोसेस लेआउट हो सकता है, कॉम्बिनेशन लेआउट हो सकता है, लेकिन प्रोग्राम लेआउट नहीं होता। प्रोग्राम का कोई लेआउट नहीं होता है। चलिए 18 नंबर में आ जाइए। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का लास्ट स्टेप क्या है? देखिए भाई, कंट्रोल का पहला स्टेप होता है सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को सेट करो। दूसरा स्टेप होता है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि एक्चुअल में कितना काम हुआ। तीसरा स्टेप होता है कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर करो विथ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्लान, टारगेट के साथ स्टैंडर्ड प्लान को कंपेयर करो। चौथा होता है एनालिसिस ऑफ डेविएशन, कुछ कमी हुआ तो उस पर विचार विमर्श करो। और लास्ट स्टेप होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, लास्ट स्टेप होता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो यहाँ पूछा है कि लास्ट स्टेप कौन सा है, तो देखिए टेकिंग करेक्टिव एक्शन लास्ट स्टेप है पहला, ए नंबर। बी नंबर आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ डेविएशन, कमी का पता करो। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड, ये भाई स्टेब्लिशिंग ऑफ स्टैंडर्ड पहला है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दूसरा है, डेविएशन का कारण तीसरा है, लास्ट वाला स्टेप क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। 19 नंबर, 19 नंबर, नॉलेज एफिशिएंसी एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉइज आर नोन एज डैश रिसोर्सेज। नॉलेज किसी का है, एफिशिएंसी है, एक्सपीरियंस है, उसे कौन सा रिसोर्स कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्स, माने उसके पास सब कुछ है। द इंग्लिश टर्म एथिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम, इंग्लिश टर्म एथिक्स कहाँ से आया था भाई? ग्रीक वर्ड्स। द इंग्लिश टर्म एथिक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। करेक्ट आंसर इज ग्रीक वर्ड्स। ओके, 20 हम डिस्कस कर दिए हैं। इसका जो ग्रुप बी है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पढ़िए भाई, और चैनल पे नहीं पहले बार आया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को उन बच्चे तक शेयर करिए जो भाई सेमेस्टर 4 के हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि नॉलेज का मतलब ही होता है शेयरिंग और केयरिंग। थैंक यू, जय हिंद।